सूर्यवंशी सूर्यवंशी। वेलकम टू एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट गाइस। आज तो हो गया मजेदार ही मैच और देखने में बड़ा मजा आया। सबसे पहले बात करूंगा मैं ये कि यार 15 साल का लड़का पूरे दुनिया को पागल बना रहा है। आप क्या कर रहे थे प्रणव जब आप 15 साल के थे? पता नहीं, मैं तो शायद पिताजी के थप्पड़ खा रहा था उस टाइम। अ, मतलब इतना कुछ सिग्निफिकेंट लाइफ में तो डेफिनेटली नहीं कर रहे थे 15 साल की उम्र में। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि क्रिकेट फील्ड पे जाके क्रिकेट बॉल को इतना दूर मारेंगे। ये तो सोचिए कि सामने कोई भी बॉलर आ जाए, कोई भी दुनिया का कोई भी धुरंधर हो, किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या स्टार है वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि ये सच में ऐसा कर रहे हैं कि मतलब बस एक सपने के पार्ट में है हम लोग कि ये सपना चल रहा है किसी का और हम लोग वो देख रहे हैं। तो बहुत ही अनरियल है। और बता के बयान नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की बैटिंग वो कर सकते हैं और किसी भी तरह के वर्ल्ड क्लास बॉलर को इतने कॉन्फिडेंस के साथ लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं। कितने देर तक रोकेंगे इनको इंडियन टीम में आने से? अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये दरवाजा ज्यादा देर तक रोक पाएगा। मतलब दरवाजे के आगे अगर होडोर भी खड़ा कर दें इस टाइम पे तो लगता नहीं कि वो भी रोक पाएंगे इनको। ये लात मार के आगे निकल जाएंगे एकदम। क्या तो बैटिंग करते हैं ये। और इनका अभी हम थोड़ा सा स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे लाएंगे, तो मतलब देखिए आप इनका परफॉर्मेंस। मतलब 4 मैचों में इनका स्ट्राइक रेट 266 का है। मतलब अनबिलीवेबल फॉर अ प्लेयर। और 50 का एवरेज है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि आके 2 बॉल मार के आउट हो जाते हैं। ऐसा है कि चलते रहते हैं और मतलब मैच खत्म करके चले जाते हैं पहले 6 ओवर में। बिल्कुल, ये और अगर ये थोड़ी ज्यादा देर और रुकते तो सोचिए, हो सकता है हम ये देखते कि 15 ओवर में ही 200 रन चेज हो गए होते। तो कमाल की हिटिंग एबिलिटी है यार। मतलब ये बुमराह को नहीं छोड़ते, बोल्ट को नहीं छोड़ते, हेजलवुड की तो आज मतलब नैया डुबा दी उनकी। और साथ ही साथ सब कुछ मतलब खत्म करके रख दिया। आरसीबी के सारे अरमान आंसुओं में बह गए। और थोड़ा सा आज ट्विटर पे थोड़ी राहत की सांस मिलेगी जो नॉन आरसीबी फैंस है उनको भी, क्योंकि ऐसे तो जनरली वो सबकी मतलब बड़ी लेते हैं। इवन अगर आप वो 5 बार ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज हो, कोई 3 बार ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज हो, और आरसीबी फैंस ऐसा ट्रीट करते हैं कि सबको कि वही सबसे ज्यादा बार 6 बार ट्रॉफी जीत के बैठे हुए। तो ये अच्छा लगा देख के कि आज उनको अपनी जगह दिख गई होगी। खैर जो भी है, ऐसी बात नहीं बोलूंगा मैं। स्टार्टिंग से आ जाते हैं प्रणव, हम लोग सीरियस होते हुए मैच की डिस्कशन के लिए। क्या कहोगे आप आरसीबी के इनिंग्स को लेकर के? आपको कैसा लगा? मतलब बहुत ही टॉपसी टर्वी सा एक ऑड इनिंग्स था। मतलब बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, नंबर 9 पे बुलाया जाता है इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर, जो कि पिछली बार केकेआर के लिए खेले थे। केकेआर ब्लड 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा था उनको, एक अनरियल प्राइस में। उसके बाद बहुत ही अंडर परफॉर्म किए थे, ऑक्शन में रिलीज किए गए, आरसीबी उनके लिए गई और उनको लेके आई। लगता तो नहीं था कि कभी मैच में मौका मिलेगा। आज मौका मिला, मौका भुनाया भी। लेकिन पहले बात करते हैं आरसीबी इनिंग्स के बारे में, तो आप अपनी राय बताएं। आरसीबी इनिंग्स में स्टार्टिंग में मतलब दोनों साइड से एकदम आग ही उगल रहे थे। मतलब जोफ्रा आर्चर और नांडरे बर्गर आके एकदम आग के गोले फेंक रहे थे, और आरसीबी के बैट्समैन भी आग का सामना आग से ही कर रहे थे। लेकिन आग में पहली बॉल में तो फिल सॉल्ट जल गए। जो जोफ्रा आर्चर का जो बाउंसर आया था फर्स्ट बॉल पे, क्या एकदम सरप्राइज हुए और बॉल वहीं खड़ी कर दी। पहली बॉल पे आउट हो गए। उनके बाद आके देवदत्त पडिक्कल अपने बल्ले में भी एक आग लेके आए। उन्होंने बोला कि आप आगे से आग के गोले फेंकेंगे तो मैं भी आग से ही उसका जवाब दूंगा। तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने काफी टैकल किया उनकी आग के गोलों को, और बीच में थोड़ा बहुत लकी रहे, इधर उधर एज लगे। थोड़ी फील्ड प्लेसमेंट मेरे को लगा थोड़ी सी वियर्ड थी। इतनी अगर फास्ट पेस और आप पेस के साथ बाउंस के साथ बॉल डाल रहे हैं तो आप फील्डर्स थोड़ा फाइन रखना चाहेंगे। बट हमने देखा कि थोड़े थर्ड मैन फाइन लेग दोनों थोड़े स्क्वायर थे और बीच बीच में उनके इर्द गिर्द चौके चौके जा रहे थे। बट बाद में जब वो दोनों डिसमिस हो गए तो उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल आया, और फिर उसके बाद आरसीबी की जो विकेट्स की लड़ी लगी है उसके चलते एक पॉइंट पे वो हो गए थे 94 फॉर 6। और वहां से आप सोचिए रिकवर करके उन्होंने। 94 फॉर 6, 125 फॉर 7, एंड फ्रॉम देयर टू रीच
201, मतलब बहुत ही हैट्स ऑफ टास्क था। और मैं बात करना चाहूंगा एक स्पेशल स्पेशल प्लेयर। पहले ये भी बात मैं करूंगा कि क्योंकि पिच अंदर मतलब कवर्ड अंडर कवर्स थी, तो हमें देखने को मिला कि बॉल कांटा बदल रही थी, और वहां पे 140 145 के रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर बहुत कारगर साबित हो रहे थे। एक बॉल थी नांद्रे बर्गर की, मुझे याद आता है, बिल्कुल ऐसा लगा कि विराट कोहली को दो हिस्सों में काट के निकल जाएगी वो गेंद, और विकेट कीपर से किसी तरह से वो हो गया, नहीं तो वो बॉल पे भी आउट हो जाते। हालांकि ये देख के अच्छा लग रहा है कि विराट कोहली अपना इंटेंट गेम अप रख रहे हैं, बिल्कुल। और मतलब बहुत ही शानदार पारी खेलते मुझे लग रहा था कि शायद खेलेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली वो देखने को नहीं मिला। आई थिंक थोड़ी हड़बड़ी करके तुरंत उन्होंने लगा कि बिश्नोई को देखा तो सोचा कि यार चलो इसको एक दो वो मार लेता हूँ, तो वहां पे फंसे गुगली पे। आगे आ जाएंगे तो फिर एक प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूंगा प्रणब, वो है रजत पाटीदार। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है अगेंस्ट स्पिन। जहां पे बॉल फंस के आ रही थी फर्स्ट इनिंग्स में, ये बात हमें याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। पूरे सतह पर बारिश होते होते सेकंड इनिंग्स से काफी इजी हो गई, हमने जो देखा। थोड़ा तो वैभव का एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स और उनकी ब्रिलियंस ही है अब। हाँ, बट ये बात मुझे लगता है रजत पाटीदार जिस तरह से स्पिन को हिट करते हैं, जो दो छक्के उन्होंने लगाए, ऑन द राइज स्लो आ रही है गेंद, उसको एफर्टलेसली 87 मीटर का छक्का लगाया रजत पाटीदार ने। मैं ये किसी भी तरीके से मैं देखना चाहूंगा भारत के टीम में। अब जब हम आगे जाएं तो ओपनिंग के बाद 3 और 4 पे मैं श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार को देखना चाहूंगा किसी भी तरीके से। आप सोचिए, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार और शिवम दुबे, आई थिंक ये अभी भारत देश के 3 सबसे अच्छे मिडिल ओवर्स बैटर है मेरे हिसाब से। आगे आ जाते हैं प्रणव, आप बताइए फिर उसके बाद तो उनकी 201 क्या लग रहा था मिडवे में, आपको क्या फीलिंग्स थी कि क्या आरआर चेस करेगी कि आरसीबी इसको डिफेंड कर लेगी, क्या सोच रहे थे आप, गिवन द फैक्ट कि हेजलवुड वाज आल्सो बैक टुडे? आई थिंक या आरसीबी ने जब इम्पैक्ट सबका यूज़ किया तो उन्होंने एक वो कर दिया कि अपनी बॉलिंग उन्होंने काफ़ी वीकन कर दी। जो उनका बोनाफाइड फिफ्थ बॉलर थे सुयाश, जो कि 4 ओवर पूरे पूरे डाल रहे थे, हमने देखा पिछले मैचेस में, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने गेम से बाहर कर दिया वेंकटेश अय्यर को लाके। तो डेफिनेटली तब लगा कि बॉलिंग वीकन हो गई है, बट मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पार स्कोर हम 180 विकेट को देखते हुए कि बॉल फंस रही है और ग्राउंड भी ऐसा कोई बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है, तो 180 सीम वुड हैव सीम लाइक अ गुड स्कोर। बट मेरे हिसाब से वो 20 रन्स ओवर पार उन्होंने स्कोर किया, और वही जो कंट्रीब्यूशन था वेंकटेश अय्यर का, आई थिंक 23 रन्स ही गॉट, और वही एक्स्ट्रा डिफरेंस रहा बिटवीन द पार टोटल एंड द अबव पार टोटल। बट ऐसा लगा मिडल ऑफ द स्टेज पे कि अबव पार टोटल है। बट जिस तरह से फिर जब राजस्थान रॉयल्स के बच्चे आए और बच्चों ने जब अपना चैन कुली की मैन कुली कर दिया तो फिर टोटल कुछ बड़ा लगा नहीं दे उसके बाद। चौका, दे छक्का। वह एक मीम आती थी, मुझे याद है जब सूर्यवंशी पहली बार आए तो पहले मैच में उन्होंने बहुत रन मारे थे, कुछ मतलब बहुत जल्दी उन्होंने 30-40 रन किए थे, एंड देन फिर शायद दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए थे, या जब उनकी फर्स्ट 100 आई थी, जो सेकंड फास्टेस्ट 100 थी, और दूसरे मैच में बहुत जल्दी चले गए थे। तो एक मीम आ रहा था कि राघव दादा ने बैट तोड़ दिया उनका मैजिक बैट। तो यही है कि उसके बाद मिडिल ओवर्स में जो भी है कि यार स्टार्टिंग तो पावर प्ले का मुझे एक चीज लगी कि ये बोलना चाहूंगा मैं प्रणव की, दिस वाज द आई थिंक द फोर्थ हाईएस्ट टोटल इन द पावर प्ले। इससे पहले आज से सिर्फ 3 बार 100 रन से ज्यादा क्रॉस हुए। पहला है ट्रेविस शेक, जो 120 रन बना दिया था उन्होंने पावर प्ले में, और उसके स्टैट्स आप सुनेंगे तो और आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की पिटाई करी थी उस मैच में। 10 बॉल पे 40 रन अभिषेक शर्मा के थे, और 26 बॉल में 82 रन थे ट्रेविस हेड के। तो तो मतलब क्रेजी इनिंग्स, जो अगर आपको याद हो तो 160 उन्होंने 9.4 ओवर्स में चेस कर दिया था लखनऊ में, जिसके बाद गोयनका जी की फटकार पड़ी थी केएल राहुल को। तो वो मैच है। और ये जस्ट थर्ड है, तीन ही टीम ने किया है। एसआरएच ने 2 बार किया और केकेआर ने 1 बार किया है, और एक बार सीएसके ने भी 100 टच किया था। वो तो भाई शायद डायनासोर के जमाने की बात
हम लोग कह रहे हैं जब सीएसके एक अच्छी टीम हुआ करती थी। तो आज फिर उसके बाद मेरे को लगा यार जायसवाल थोड़ी जल्दी कर गए। जिस तरह की क्लासी वे में उन्होंने दो छक्के लगाए थे हेजलवुड को, बहुत मतलब पास की गेंद को कट करने का प्रयास और चलते बने। और उसके बाद यार मुझे बहुत पसंद आया आज ध्रुव जुरैल का नॉक। अब ध्रुव जुरैल की थोड़ी बातें कर लेते हैं, प्रणव आप बताइए उनके बारे में। हाँ जी, वैभव सूर्यवंशी सारी हेडलाइंस जरूर ले जाएंगे, बट हमें भूलना नहीं चाहिए जो ध्रुव जुरैल का योगदान है। मेरे को लगता है वो क्रीज पे रहे एंड तक, उन्हीं की वजह से टोटल चेस हो पाया। क्योंकि हम देखें जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तो उनके बाद हेटमायर आए, फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गए। उनके बाद रियान पराग आए, उनकी भी ज़्यादा इनिंग्स नहीं चली, वो भी थोड़ा आउट ऑफ टच से दिख रहे हैं। उन पे अलग से किसी दिन बात करेंगे। थोड़ा सा उनका फॉर्म मेरे को लग नहीं रहा है कि इतना खास ज़्यादा है इस सीज़न में। वो भी काफ़ी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद काफ़ी फंस गए थे राजस्थान रॉयल्स, बीच में लग रहा था कि क्या वो पीछे रह जाएंगे, क्या टोटल चेज नहीं कर पाएंगे। बट ध्रुव जुरैल ने एक स्टेबल हेड रखा, रविंद्र जडेजा के साथ अच्छी पार्टनरशिप जमाई और टीम को एंड तक लेके गए। तो थोड़े से अनसंग हीरो हो सकते हैं, अंडर द रेडार जा सकते हैं। बट लेकिन इंडिया में मैं कहूंगा कीपर बैटर्स की श्रेणी में एकदम ऊपर आते दिख रहे हैं मेरे को। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है जिस तरह का फॉर्म मैं देख रहा हूँ अभी संजू सैमसन का, तो क्या ओपनर की तरह हम उनको देख सकते हैं। और दूसरे अभिषेक या जायसवाल में से कोई एक, और साथ में मे बी ध्रुव जुरैल एज अ बैकअप टू संजू, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे। हालांकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने जो तीन सबसे महत्वपूर्ण मैच थे इस साल के, उसमें भारत को ट्रॉफी दिला दी है। पर मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह का ही उनका शेकी फॉर्म रहा तो ध्रुव जुरैल मतलब टेम्परामेंट भी है उनके पास, क्लास भी है उनके पास। और आज उन्होंने दिखाया कि वो उनकी हिटिंग एबिलिटी में भी कोई डाउट नहीं कर सकता। हेजलवुड को भी आसानी से मारा, भुवी भुवी को भी आसानी से मारा। मिडिल ओवर्स में फिर से थोड़ी लड़खड़ाई पारी। जैसे ही सूर्यवंशी आउट हुए तो लड़खड़ा गई थी पारी उधर। पता नहीं ब्रेन फेड मोमेंट था हेटमायर का, क्या बोलेंगे वो, अजीब सा मतलब कैच प्रैक्टिस दे के चले गए मतलब हाँ, पता नहीं, मेरे उनको। को लगता है वो कृणाल पांड्या की बाउंसर से सरप्राइज हो गया, अपना होमवर्क नहीं करके आए। हम देख रहे हैं कुछ पिछले कुछ मैचेस से कृणाल पांड्या ने एक स्पिनर होके बाउंसर डेवलप किए। हालांकि वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है डिस्कशन का। मेरे को थोड़ा उनका मतलब बॉल सही नहीं लगती। वो आप खड़े खड़े 120 की बॉल कैसे डाल सकते हैं बिना बिना चेक किए? ये तो थोड़ा सा चेक करना होगा। खैर, मैं ऐसा एक्यूजेशन नहीं लगाना चाहूंगा, अच्छे से चेक करेंगे, कोई न्यूज़ आएगी तभी उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल, लेकिन हेटमायर का शॉट अजीब अजीब और गरीब था एकदम। आते ही एकदम मेरे को लगा कि सरप्राइज हो गए उस बॉल से, और पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, बस बैट लगा दिया और आउट हो गए। अपर कट खेलना चाह रहे थे और सीधे हाथ में थमा गए। उतनी पेस तो नहीं थी कि अपर कट उतना करते तो सीधा उड़ के चली जाती फाइन लेग के, मतलब शॉर्ट थर्ड के ऊपर से। तो यहाँ पे फंस गए हेटमायर। उसके बाद आते हैं रियान पराग, कप्तान पराग जी, जो पान पराग बन गए हैं। अभी तीन मैचेस में बिल्कुल, चार मैच में बिल्कुल ही लड्डू उनका आया है स्टैट्स में। बट मेरे हिसाब से तो अच्छे प्लेयर हैं। और उनकी कैप्टेंसी की अगर हम बात करें तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी है इस साल। जोक्स अपार्ट, लाइक ये भी, और मैं कहूंगा कि उनमें एक वो बात थी कि वो मतलब एक लेग स्पिनर एंड एक फिनिशर वाली रोल के लिए गंभीर ने भी उनको लिया था मतलब अपनी टीम में, जब वो शोल्डर इंजरी नहीं हुई थी। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वापस आते हैं, क्योंकि जब वो अच्छा खेलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक वो चीज हो गई। फिर फाइनली तो क्योंकि इतनी अच्छी स्टार्ट दे रही थी तो इजी हो गया फाइनली आरआर के लिए चेज डाउन करना। ठीक है। तो अब क्या लगता है ये ड्रीम रन जो आरआर का चल रहा है, क्या वो मतलब रुकेगी? और या तो फिर क्या वो प्लेऑफ्स में किसको डिस्प्लेस करके प्लेऑफ्स में एंट्री मार सकते हैं, क्या लगता है? आई थिंक स्टार्ट उनकी बहुत ही स्ट्रांग हुई है, 4 में से 4 मैच जीत गए हैं वो। और उनके लेकिन अगले 3 मैच थोड़े टफ हैं, अवे गेम्स है तीनों। गुवाहाटी से वो निकल के 3 अवे गेम्स खेलेंगे, फिर उसके बाद उनका जयपुर में आना होगा। तो गुवाहाटी को तो उन्होंने कॉन्कर कर लिया है, जयपुर ऑलरेडी उनके लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है। लास्ट के जितने भी सीजन्स में उन्होंने प्लेऑफ्स मेक किया है तो उनका जयपुर में हमेशा स्ट्रांग रिकॉर्ड रहा है। तो अगर वो ट्रेंड इस साल मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली प्लेऑफ्स में इजीली जगह बना लेंगे। मैं इवन कहूंगा कि टॉप 2 के लिए कंटेंटर रहेंगे। ये अगले 3 गेम्स देखना इंटरेस्टिंग होगा। 3 में से अगर 2 भी जीत जाते हैं, दो क्या एक भी जीत जाते हैं, तो जयपुर में जितने रिमेनिंग 5 गेम्स हैं इनके पास, तो उसमें से 4 और जीते तो काफी इजीली दे आर कंटेंडर फॉर टॉप 2। बिल्कुल।
तो यहाँ पे वो होगा, बट ऐसा भी हुआ है कि पिछली बार जैसे डीसी थी, अपने पहले 5 के 5 मैच जीत गई, उसके बाद लगातार 5 मैच हार भी गई। उम्मीद करते हैं कि उस तरह की हालत में ना पड़े। और मजा आता है यार, मतलब वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को सारे बॉलिंग अटैक्स को तोड़ते हुए देख के ना बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेविशेक को वो कर सकता है, टक्कर दे सकता है या फिर उनको सरपास कर सकता है, तो यही दोनों है। तो लेकिन उम्मीद करेंगे ये कि और सरपास आने करने मौका के मिले। लिए इनको एक अपना भी हैशटैग मतलब कपल नेम बनाना पड़ेगा। ट्रेविस हेड और अभिषेक का बन गया है अभी अभी कपल नेम। ट्रेंड कर रहा है जय सूर्या। हाँ, तो ये इनका अब कपल नेम होने वाला है। छाप लीजिए अपने हैशटैग्स और वेडिंग कार्ड्स और उस पे जय सूर्या जय सूर्यवंशी लिख दीजिए। हाँ, तो ये रहा आज का रिव्यू। कैसा लगा आपको? आरसीबी की बात कर लें, आरसीबी में क्या कमियां रही उनकी तरफ से। उन्होंने मतलब उन हम्म। मजबूर हो गए थे एक तरह से, जिस तरह से विकेट्स गिरे थे, दे हैड टू मतलब लेट गो ऑफ देयर फिफ्थ बॉलर। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी वीक लगे वो। और हमने देखा कि जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की तो देवर बेसिकली फोर्स टू बॉल आउट देयर ओवर्स। मतलब हमने देखा कि 12-13 ओवर तक जॉस हेजलवुड और कृणाल पांड्या बॉल आउट हो गए थे और भुवनेश्वर का एक ही ओवर शेष रह गया था। तो मतलब ब्रिलियंट बैटिंग ऑफ कोर्स बाय राजस्थान, बट आरसीबी के लिए आपको क्या लगता है कि उनको किन पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा आगे जाते हुए? यहाँ पे मुझे लगता है ना कि सबसे एक बड़ा मिस हो गया कि यहाँ पे स्पिनर्स अच्छा काम कर रहे थे, वहां पे उनको सुयश शर्मा को पीछे छोड़ना पड़ा, बिकॉज दे हैड टू इम्पैक्ट वेंकटेश अय्यर। हालांकि व्हेन यू लुक बैक एट इट, उनके जो जितने भी फ्रंटलाइन बॉलर है सब बहुत रन के लिए गए। बट दोनों तरफ अगर हम देखें तो बेस्ट बॉलर स्पिनर भी रहे हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी थोड़े तो इफेक्टिव होते मे बी सुयश शर्मा, क्योंकि मिडिल में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मे बी एक आध तो विकेट और गिर जाती तो थोड़ा तो चोक कर गए थे, जैसे ये आरआर की जो पुरानी आदत रही थी पिछले सीजन, वो उबर कहीं ना कहीं खरोच के उखाड़ भी सकते थे आरसीबी। तो वहां पे मुझे लगता है कि रस्टी कहीं ना कहीं, हालांकि पेस उनकी बहुत अब थी हेजलवुड की, बट थोड़े क्या रस्टी लगे आपको। बट पहले तो बहुत अच्छी लाइंस बोल कर रहे थे वो। और वही लेंथ वो जो उनका रहता है कि दैट नैगिंग लेंथ जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, अराउंड द चैनल ऑफ अनसर्टेनिटी, उनका हमेशा वो पकड़ के वो डालते रहते हैं। बट थोड़े प्रेडिक्टेबल ज्यादा लगे, वेरिएशंस उस तरह के नहीं लगे, ऑब्वियसली अभी भी इंजरी से आए हैं तो लय में नहीं लगे। और बस वही है कि सिंपल एज, मैंने ज्यादा इसीलिए आरसीबी को ब्लेम नहीं किया क्योंकि दे वर जस्ट टेकन अवे बाय अ स्टॉर्म कॉल्ड सूर्यवंशी टुडे। एंड ये बोलूंगा कि कुणाल पांड्या अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आरसीबी को, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा कि उनको आप फाइनल्स में या फिर सेमीफाइनल्स में ना जाते हुए देखे इस सीजन, तो मैं सरप्राइज रहूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कल के मैचेस पे। तो अगर आप थोड़े से वेबसाइट में जाएं, स्क्रॉल करें और कल के मैचेस निकालें जरा, तो फिर वापस आ गया है डबल हेडर वीकेंड। जी बिल्कुल। सारी बीवियां नाराज हो गई क्योंकि सारे मर्द बैठ के 8-8 घंटे पूरे दिन मैच देखेंगे और कहीं उनको शॉपिंग पे नहीं लेके जाएंगे। वही है, अब ये जोक तो अभी मतलब कर ही रहा है कि ये आ गया है मर्दों का डेली शो। तो अब मर्द ये देख के अपने डिप्रेशन को अंदर दबाएंगे एज यूजुअल। तो ये आ जाते हैं पहले मैच में, पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद। देखना इंटरेस्टिंग होगा, मैच है न्यू चंडीगढ़ पे। और ये मैच जो है इसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात ये रहेगी कि पंजाब किंग्स ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग फेवरेट्स रहेंगे, बिकॉज सनराइजर्स की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत वीक है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, अगर आपको न्यूज़ पता है कुछ तो आप बताएं कि क्या पैट कमिंस वापस आ रहे हैं। पैट कमिंस शायद इस मैच में नहीं आ रहे हैं, बट शायद उन्होंने नेट्स में बॉलिंग डालना स्टार्ट कर दिया है। टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में वो थोड़ा प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे थे
उनका शेड्यूल था कि हर तीसरे दिन वे बॉलिंग कर सकते थे, तो आई थिंक बिल्डिंग अप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट ही स्टार्टेड बॉलिंग डेली। अभी भी मतलब ज़्यादा फुटेज नहीं है, मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था सोशल मीडिया पे, ज़्यादा फुटेज मुझे नहीं मिला है। और ये अभी हम रिकॉर्ड करें तब की बात है, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाए तो पता नहीं, बट जहाँ तक है कि पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है कल के मैच के लिए। तो ESPN क्रिक इन्फो के न्यूज पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब तक वो आते नहीं है तो किस तरह का कंट्रोल नहीं मिलेगा। और मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर तो बिल्कुल लास्ट ईयर के एशेस से पहले से पैट कमिंस बिल्कुल बाहर है। आई थिंक लास्ट ईयर VGT में खेले थे, 2025 यस। बीजीटी में शायद खेले थे। एंड देन उसके बाद फिर बिल्कुल ही गायब ही है। तो मुश्किल होगा यार, ऑलमोस्ट ईयर के ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो तुरंत तो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, जो कि आज हमने हेजलवुड के वो पे भी देखा। तो यहाँ पर कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो सम हाउ ट्रेविस हेड एंड अभिषेक अपना मोजो ढूंढे और वापस से उनको तगड़ी स्टार्ट दे, क्योंकि वही उनके पिलर्स हैं, वो टॉप 3 जो है। और पंजाब की टीम बहुत बैलेंस लग रही है। कल गेस करते हैं कौन जीतने वाला है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा कल? आई थिंक पंजाब किंग्स आर फेवरेट्स, मतलब अनलेस अभिषेक और नहीं, ट्रेविस हेड। फेवरेट्स तो वो रहेंगे ही, लेकिन आपको गेस करना है, आपकी प्रिडिक्शन मैं चाहता हूँ। प्रेडिक्शन तो वही, मतलब पंजाब किंग्स ही रहेगी मेरी प्रेडिक्शन भी, क्योंकि उनके प्लान ज़्यादा सेटल्ड हैं, उनकी प्लेइंग 11 ज़्यादा सेटल्ड है। और सनराइजर्स को कुछ आंसर ढूंढने हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा वो आंसर्स ला पाते हैं कि नहीं। तो मेरे लिए भी पंजाब होते, बट क्योंकि आपने पंजाब चुना है तो मैं जाता हूँ सनराइजर्स। और तो अगली बार मैं पहला चुनूंगा फिर आप। तो अगले मैच पे आ जाते हैं, नेक्स्ट मैच। एंड दैट इज चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। तो ये मैच है हमारा चेन्नई के अंदर चेपॉक के मैदान पे। ये मैच में आपको क्या लगता है कि क्या चेन्नई का कुछ तिगड़म भिड़ेगा? क्योंकि न्यूज ऐसी है कि शायद कल के मैच में डेवॉल्ट ब्रेविस वापस कमबैक कर रहे हैं। आई थिंक चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग लाइनअप को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है डेवॉल ब्रेविस के आने से, क्योंकि डेवॉल ब्रेविस उनको मिडिल ओवर्स में जो स्टेबिलिटी देते हैं, उससे इवन उनके जो टॉप 3 हैं, आयुष माथे, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, उनको भी एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो थोड़ा फ्रीली खेल पाएंगे। खैर फ्रीली खेलने की कोशिश वो दोनों कर ही रहे हैं, ऋतुराज एंड संजू स्पेशली, बट पता नहीं क्लिक नहीं हो रहा है। मे बी ब्रेविस के आने से थोड़े से उनके फॉर्च्यून्स चेंज हो। और क्या पता कल थला हमें दिख जाए ग्राउंड पे फाइनली, अभी तक तो आए नहीं है। तो रिकवरी शायद उनकी चल रही है, आई थिंक ही इज ड्यू टू बी बैक ऑन द 14th of April। तो अब रिकवरी के मतलब कमबैक के इतने क्लोज हैं, तो क्या पता कल स्टेडियम में भी दिख जाए। और शायद अगर कलकत्ता वाले मैच में वापसी करते हुए दिखे, जहां तक कि न्यूज मैं सुन रहा हूँ अभी ये। और कल शायद डगआउट में दिखे हमें, मे बी रिकवरी से वापस आके टीम के साथ जुड़ेंगे। तो वो देखना रहेगा, क्योंकि उनका रहना भी एक बूस्ट रहता है चेन्नई सुपर किंग्स के मनोबल के लिए। और दिल्ली कैपिटल्स की जहां बात करें, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए। क्या कोई नहीं, ऐसा एक मतलब छेड़छाड़, अभी? एक छेड़छाड़ जो हम पिछले बार मतलब रो रो के बोल रहे हैं कि हमारी बात सुन लो थोड़ी हाँ, सी। इनको एक हाँ, चेंज हाँ, जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, हाउ कैन आई फॉरगेट। नीतीश राणा को रिप्लेस करना चाहिए आशुतोष से, और सलमान रिजवी को, मतलब रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर जस्ट शिफ्ट्स अप एंड आशुतोष स्लॉट्स इन एट 7। ये एक चेंज अगर डीसी करते हुए देखिए, बॉलिंग में मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ भी चेंज। मे बी मुकेश को या नटराजन में से किसी एक को शायद रोटेट करें वो। मिचेल स्टार्क भी शायद अभी वापस नहीं है उनकी तरफ से, तो बॉलिंग में ज़्यादा चेंजेस मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। बट बैटिंग में अगर जो हमारा सजेस्टेड चेंज, एक बार आप अगर दिल्ली के फैंस कोई देख रहा है तो प्लीज़ वहां तक उन न्यूज़ पहुंचा दे। थोड़ा सा अगर वो चेंज करके अपनी फॉर्च्यून्स थोड़ा सा और बेटर कर ले तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। तो आ जाते हैं आप प्रेडिक्शन गेम पे। प्रणव, तो पहले आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं प्रिडिक्ट करूं। तो आप मेरे को पूछिए कि मेरे हिसाब से कौन जीतने वाला है। तो आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल क्यों जीतने वाला है कल, आप ये बताइए। नहीं, नहीं, मैं दिल्ली कैपिटल को नहीं चुनूंगा, मैं चुन अच्छा। रहा हूँ कल CSK के लिए। और ओ। आप पूछिए क्यों मैं CSK को पूछ रहा हूँ। क्यों क्यों आप सीएसके के क्यों लिए बोल, हाँ, क्यों आप सीएसके को चूज कर रहे हैं? बिकॉज टुडे इज 11/4/2026। यस। और 11 - 4 इज 7। फॉर अ रीजन। तो कल चेन्नई सुपर किंग कम बैक करेगी। साला अब उनके बैकआउट में दिखेंगे।
और चेन्नई सुपर किंग कल एक सरप्राइज करने वाली है। डेवॉन ब्रेविस की एंट्री होगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वो एक और चेंज करे, जो कि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरी बात वो सुन रहे हैं प्रणव अभी। सीएसके वाले अब किसी की बात नहीं सुन रहे। तो मुझे लगता है रामाकृष्ण घोष को एंट्री करनी चाहिए इस टीम में। और लोअर ऑर्डर फिनिशिंग और उसकी भी कैपेबिलिटी रखते हैं। जिस टीम को अभी भाई मतलब बेल आउट करने के लिए आ रहे हैं जेमी ओवर्टन, तो फिर उस टीम को तो एक और अगर लोअर ऑर्डर फिनिशर प्लस एक डेथ बॉलर मिल जाता है एक पैकेज में, जो कि महाराष्ट्र के लिए ही खेले, तो उम्मीद करता हूँ कि उनको भी लेके आएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे कल सीएसके। और आप फिर से स्ट्रॉन्गर टीम को चूज कर लीजिए। ठीक है, तो अब डीसी। मेरे पास मौका है तो मैं चूज कर लेता हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स कर जीतेगी, मतलब बशर्ते वो हमारी बात थोड़ी सी सुने और जो हमने चेंजेस सजेस्ट किए हैं वो करें। तो अगर लेकिन अगर वो चेंज कर दिया तो फिर तो भाई पक्का जीत रही है, तो मैं कहूंगा। हाँ, तो ओके, तो ये आज का बहुत इंटरटेनिंग पॉडकास्ट हम करते हैं समाप्त। और मिलते हैं आप सबसे कल के रिव्यूज के लिए। और तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो करें एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट।